हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इंशान नॉन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरीज बिटवीन आवर शेडोज़ के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे पास कमेंट्स आए थे। मैंने आपसे आखिरी में सवाल पूछा था कि क्या आपको ये स्टोरी वहीं तक एंड चाहिए या फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। अगर मेरी तरफ से कहूँ तो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, क्योंकि पिछली स्टोरी में हमने ये पता नहीं किया था कि आखिर विंग कैसे बचा था और विंग इतना बड़ा कैसे हुआ, कहाँ हुआ और यहाँ पर कैसे आया। तो उसका पार्ट अभी भी बच रहा था। यही बात मैंने आपसे ये कहा था कि आपको जाने को अलग देखना है या फिर एक साथ ही देखना है। उस पर मुझे अलग अलग तरह के कमेंट मिले, लेकिन ज़्यादातर थे जिनको हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, उन्हें जाने साथ चाहिए थे। कुछ लोग थे जिन्होंने जो मैं बात समझाना चाहती हूँ उसको समझा है उन लोगों ने, और उन्होंने वही सोचा शायद जब मैंने सोचा था। रही बात, कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी मिले हैं, उन्हें देखकर मुझे दुख हुआ, मुझे सच में दुख हुआ, क्योंकि उन कमेंट्स को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसा कि उन लोगों ने स्टोरी पूरी नहीं सुनी है। वो स्टोरी पूरी सुनते ही नहीं है। इसी स्टोरी के साथ नहीं, शायद और स्टोरी के साथ भी ऐसे करते हुए, क्योंकि उनमें था कि उनको गुस्से में थे कि आखिर विंग वांग जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। विंग किसी और लड़के के लिए वांग जी को छोड़कर कैसे जा सकता है, या फिर विंग किसी और लड़के के साथ ही कैसे जा सकता है। वांग जी की लाइफ में भी अब कोई और लेकर आओ, अगर विंग किसी और के साथ चला गया है तो इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम विंग की लाइफ में कोई और लड़की ला सकते हैं, वांग जी की लाइफ में कोई और लड़की ला सकते हैं। लेकिन विंग ने वांग जी को धोखा कहाँ दिया, मुझे ये समझ में नहीं आई बात है। इसका मतलब आपने स्टोरी पूरी नहीं सुनी, आपने शुरुआत के कुछ कुछ पार्ट सुने हैं, फिर लास्ट में जहाँ विंग वांग जी को छोड़ कर गया था वो सुना है। आपने बीच में नहीं सुना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों विंग वांग जी को छोड़ कर गया था। इसमें विंग ने धोखा कहाँ दिया है। विंग ने वही किया जो शायद उसे सही लगा। पहले तो वो एक अपने दुश्मन के घर में था, ऊपर से वांग जी से प्यार करता था और उसे ये नहीं पता था कि वांग जी प्योर है या फिर वांग जी उसी के फादर के साथ मिला हुआ है। अगर वो वांग जी को ये सब बता देगा तो वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसमें धोखा देना कहाँ हुआ। विंग ने कभी नहीं कहा कि वो वांग जी से प्यार करता है। उसने ये कभी नहीं कहा कि उसने ना तो वांग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो या फिर एक्सेप्ट करने के बाद वो वांग जी के साथ रहा हो, वांग जी के साथ चीट किया हो और फिर वो वांग जी को छोड़ कर गया हो। ऐसा कुछ नहीं था। विंग ने साफ साफ शुरू में मना कर दिया था कि वो वांग से प्यार नहीं करता। तो इसमें चीटिंग कहाँ हुई, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने इस बारे में कई सोचा, तो मुझे इसमें दुख भी हुआ कि लोग स्टोरी पूरी नहीं सुनते हैं। पर खैर, मुझे मेरी तो मैं मेरी एक हॉबी भी है, मैं अपना फ़र्ज़ भी समझती हूँ एंड मुझे अच्छा भी लगता है स्टोरी सुनना, तो मैं स्टोरी सुनाती हूँ। अब वो मर्ज़ी आपकी है कि आपको इसको पूरा सुनना है या फिर बीच में ही सुनना है। पर प्लीज़ पूरा सुना कीजिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आए, मैं क्या समझना चाहती हूँ वो समझ में आए। खैर, आज बहुत बातें हो गई, तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि कैसे यानली ने विंग को बचाया था। जब हर तरफ फैमिली की थू थू हो रही थी, जब हर तरफ से वीस को बैन कर दिया गया था, इसका इफेक्ट जो था वो सिर्फ जिशवान पर या सिर्फ वी कॉरपोरेशन पर नहीं पड़ रहा था, उनकी फैमिलीज पर पड़ रहा था, यानली पर पड़ रहा था, विंग पर पड़ रहा था। उस वक्त विंग 5 साल का था 5 साल का था, तो उसको तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन यानली जो समझदार थी वो ये सब देख रही थी, अपने हस्बैंड को टूटते हुए देख रही थी, उसकी मेहनत से बनाई हुई उस कॉरपोरेशन को भी वो टूटते हुए देख रही थी। इस चीज़ का उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो उस घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि सभी लोगों के दिल में उनके लिए हेट बन गई थी। वो लोग जो उन्हें जानते थे, जो उनके दिल में तो उनके लिए नफरत थी ही, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनके दिल में भी नफरत थी, और पता नहीं वो क्यों पर थी। तो इसलिए उनका बाहर जाना मुश्किल हो चुका था। अगर वो बाहर जाते तो उन पर पत्थरबाजी की जाती, उनको बुरी बुरी बातें बोली जाती, अलग अलग तरीके से उन्हें जलील किया जाता, तो उनका लिटरली बाहर जाना बंद हो चुका था। उस रात यानली विंग को सुला रही थी। विंग छोटा था, बच्चों का दिमाग क्यूरियस होता है, तो विंग पूछ रहा था यानली को कि माँ हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। तो उस पर यानली से समझा रही थी और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। विंग को सुलाने के बाद यानली अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, उसका हस्बैंड उसे मिल नहीं रहा था। यानली ने पहले अपने रूम में देखा, उसे वहाँ भी नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उसने पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे घर में भी जब
जिशान उसे नहीं मिला तो यान्नी के पास सिर्फ एक ही जो चारा था वो रह गया था, वो छत। तो उसने छत पर नहीं देखा था, इसीलिए जियांग यान्नी अब छत के ऊपर जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो छत पर गई, सामने जब नज़ारा देखा, उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। यान्नी की धड़कनें एक पल के लिए रोक दी, क्योंकि वहाँ लेन चिरेन था जो जिशान को धक्का दे रहा था। यान्नी ने अपने सामने अपने हस्बैंड की मौत होते हुए देखी थी। उस वक्त उसे कैसा लग रहा था, ये फील करना, शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने प्यार को अपने सामने मरता, अपने हस्बैंड को अपने सामने मरता देखकर यान्नी वो सीन भूल नहीं सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। लेकिन जिन को धक्का देने के बाद भी लेंजिन बहुत कुछ बड़बड़ा रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, और इन सब ने यान्नी को होश में लाया। यान्नी के दिमाग में बस अब एक ही बात थी कि उसे यहाँ से निकलना होगा, उसे वीन को बचाना होगा। ये सब जो भी हुआ है उसका बदला लेना होगा, क्योंकि वहाँ खड़े होकर लेंजरेल सब कुछ बता रहा था कि उसने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है। तो इसीलिए यान्नी जो थी वो सभी वीन को उसे बचाना था। वो सर्वेंट्स को भी बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। उसने सोचा था कि एक बार वो वीन को बाहर निकाल लेगी तो हेड सर्वेंट को कॉल कर देगी, जो ताकि लेंजरेन को ऑकवर्ड भी ना लगे। अगर लेंजरेन में ढूंढता हुआ नीचे आया और उसे एक भी सर्वेंट्स नहीं दिखा तो लेंजरेन को तुरंत शक होगा और उन्हें तुरंत ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देगा। लेकिन तब तक यान्नी, अगर सर्वेंट्स यहाँ होंगे तब तक यान्नी निकल सकेगी। इसीलिए वो तुरंत रूम के अंदर गई। उसने सोते हुए इनको ही उठाया। उससे पहले उसने जितनी भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए थी पैक कर ली, कुछ पैसे पैक किया ताकि मदद हो सके। यान्नी के पास उसमें घर में कैश थे, और कुछ उनके जो अकाउंट्स में थे वो ऑलरेडी ही जा चुके थे, बस घर में कैश रखा हुआ था। यान्नी ने उन्हें उठाया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई एंड विंग उस होते हुए विंग को ही अपनी गोद में उठाया, और वो उस घर के बैक डोर से निकल गई। जो कुछ ही लोग थे, कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको और उन दोनों को पता थे, यान्नी और जिशान को, इसके अलावा किसी को नहीं पता थे। और यान्नी भी इनको लेकर वहाँ से निकल गई। यान्नी को खुद को पता था कि इसका दिल इस वक्त कितना टूट रहा है। उससे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों में जान नहीं है। वो अपने मरे हुए पति को छोड़कर आई थी, जिसका अंतिम संस्कार पता नहीं कैसे होगा भी या नहीं। और लेंचेन वो मॉन्स्टर अब क्या करेगा, यान्नी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस वक्त वो अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी, ताकि वो वापस आ सके, अपने हस्बैंड का रिवेंज ले सके, उसने जो इंसल्ट सही है उसका रिवेंज ले सके, और लेंचेन को अच्छा सबक सिखा सके, उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे सके। इसलिए यान्नी का वहाँ से जाने के अलावा और कोई भी यान्नी के पास रास्ता नहीं था। और उस रात यान्नी तो वहाँ से निकल गई। लेकिन लेंचेन का गुस्सा उन सर्वेंट्स पर निकला। लेंचेन को ये लग रहा था कि यान्नी कहीं न कहीं घर में ही छुपी होगी अपने उस बच्चे को लेकर, वीन को लेकर। तो इसीलिए उसने उस पूरे घर को आग लगा दी। और यान्नी जो कि अपने घर से भाग चुकी थी, बहुत दूर जाने के बाद उसे अपना वो जलता हुआ घर भी दिखा था। लेकिन उस जलते हुए घर की कसम खाकर यान्नी ने कहा था कि वो लेंचरेन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगी। वो एक ऐसा हथियार बनाएगी कि लेंचरेन जो भी सोच रहा है कि उसको किसी ने देखा, उसके पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है जो उसे गलत साबित कर सके। यान्नी वो सबूत लेकर आएगी, या फिर वो सबूत मंगवाएगी, लेकिन लेंचरेन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी कसम के साथ यान्नी वहाँ से जा चुकी थी। अब यान्नी कहीं शहर में तो किसी के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी की चल रही थी, तो पूरी फैमिली की फ़ोटो वहाँ पर दिखाई जा रही थी। लोग कितने वॉयलेंस हो रहे थे यान्नी जानती थी, तो वो शहर में नहीं जा सकती थी। लेकिन शहर से दूर एक गांव था, यान्नी वहाँ गई। गांव में उसकी फ्रेंड म्यामा रहती थी। म्यामा एक बहुत अच्छी फैमिली की बेटी है, या फिर कहें बिजनेस फैमिली की बेटी है। लेकिन एक कॉलेज टूर के दौरान यान्नी यहाँ पर म्यामा जो थी वो गांव आई थी, और उसे यहाँ के एक पर्सन से प्यार हो गया था। वो पर्सन एक फार्मर था, लेकिन म्यामा को प्यार हो गया था। और प्यार कहाँ ही स्टेटस देखता है। जब म्यामा ने ये बात अपने घर वालों को बताई थी, तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर म्यामा इस लड़के के साथ रहना चाहती है तो उसे उस सारे लग्जरी को छोड़कर उसके साथ गाँव जाना होगा। और म्यामा उस इंसान से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए म्यामा भी उस सारी लग्जरी को छोड़कर उसके साथ गाँव जा चुके थे। और अब उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम जेंग जिंगी था। यान्नी उसके पास गई। ये दोनों कॉलेज से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। जब यान्नी ने अपने आप बीती बताए तो म्यामा
और उसके हस्बैंड ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद से ही विंग और यानली वहीं रहते थे। वहाँ के लोगों ने विंग और यानली को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था और जिंगे और विंग की जो दोस्ती थी वो भी अच्छी हो रही थी। उसी गांव में विंग की ही उम्र के या फिर कहीं विंग से कुछ साल बड़े दो लोग रहते थे, शुएंग और शाओलिन, जो कि उनके पड़ोसी थे। उन्होंने विंग और जिंगे को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। जब लेकिन खुशियाँ विंग थी ने विंग को जब वो 5 साल का था तभी यानी नहीं बता सकती थी कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन यानी तैयार कर रही थी उसे, वही ट्रेनिंग दी जा रही थी जो विंग को आगे जाकर मदद मिलेगी विंग को उससे। कुछ दिनों के लिए तो विंग को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे विंग बड़ा हो रहा था उसे समझ में आ रहा था कि वो अपने फादर का इंतज़ार तो कर रहा है लेकिन उसके फादर नहीं मिलेंगे। यानी ने यही कहा था कि वो एक मिशन पर आए हैं जहाँ पर उसके फादर उस मिशन को लीड कर रहे हैं और वो सिटी में है और उन्हें तब तक यहीं पर ही रहना होगा। लेकिन साल बीते, 2 साल बीते, जब जिशवान नहीं आया तो कहीं ना कहीं विंग को समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो यानली से छुपा रही है। लेकिन जब विंग 10 साल का हुआ था और यानली बहुत बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी, क्योंकि वो कितना ही जी सकती थी, वो उस अभी तक उस चीज़ का वेट अपने दिल पर लेकर जी रही थी। कैसे वो जिशान को मरता हुआ वहाँ पर छोड़ कर आई थी, कैसे अपने घर को उसने जलते हुए देखा था, कैसे उनकी रेपुटेशन को उसने धूल में मिलता हुआ देखा था, कैसे जिस जिस जो जो एक पर्सन उनसे प्यार किया करता था, उनकी रिस्पेक्ट किया करता था, उनकी पेट को अपनी तरफ मुड़ता देखा था। तो यानी के दिल में बहुत बोझ था और इसी चीज़ ने उसे दिन ब दिन बस बीमार कर दिया। और जब वो मरने के कगार पर थी तब उसने विंग को सच बताया था। और ये सच सुनने के बाद ये सब विंग के लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा था और तभी यानी उसे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद विंग बचपन में एक केयरफ्री चाइल्ड था, हंसता था, वो लोगों के साथ प्रैंक भी किया करता था और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। विंग एक नोटी चाइल्ड था। लेकिन यानी के जाने के बाद विंग शांत हो गया, बिल्कुल शांत। और ये शांति लोगों को डरा भी रही थी कि कहीं विंग को सदमा ना लगा हो। लेकिन विंग ने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी लेंचरियन को बर्बाद करने की, और इसमें मियाँ और उसका हस्बैंड उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने विंग को उतना ही प्यार दिया जितना ज्ञान नहीं दिया करते थे। उन्होंने कभी विंग को अपने बेटे से कम नहीं समझा। विंग और जिंगे ऐसे ही बड़े हो रहे थे। विंग की जो एजुकेशन थी वो उसी गांव के एक स्कूल में पूरी हुई थी। साथ ही शुएंग जो उसी इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने भी ट्रेनिंग देने में विंग की मदद की कि कैसे क्या किया जाता है, अगर कोई मिशन पर जाए तो किस तरह से काम किया जाता है। ये सब विंग उसी टाइम से ट्रेन हो रहा था। और जब विंग 20 साल का हुआ तब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और पूरी तरह से लेंजरेन से मुकाबला करने के लिए जा सकता था। उस वक्त मियाँ का जो हस्बैंड था और जेंग जिंगी का जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे। और उस वक्त उन्होंने विंग से एक प्रॉमिस मांगा था और वो प्रॉमिस था कि विंग जेंग जिंगी से शादी करेगा। और इस प्रॉमिस को विंग तोड़े ना, इसीलिए उनकी एंगेजमेंट कराई गई थी। विंग के लिए जिंगे क्या फील करती हैं ये भी विंग को नहीं पता, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं ये अभी तक हमें नहीं पता है। लेकिन उसके बाद विंग लेंचरियन के पास जा चुका था। इतना आसान नहीं था लेंचरियन की उस महल में घुसना या फिर कहे कि शेर की गुफा में घुसना, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की। जिंगे भी विंग के साथ ही आई थी क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब तो जिंगे की विंग से इंगेजमेंट भी हो चुकी थी तो विंग भी मना नहीं कर सकता था। वो यहाँ पर आई, यहाँ आने के बाद उनकी ट्रेनिंग और ज़्यादा हुई और विंग के लिए ये सब एक बोनस पॉइंट ही था। जो उसने गाँव में नहीं सीखा वो उसने यहाँ सीख लिया था। तो ये था कि विंग कैसे वहाँ से बाहर आया। अब हम प्रेजेंट में चलते हैं जहाँ पर उस हादसे को हुए लेंजरियन के बारे में पूरे चाइना को जानिए, या फिर लेंचरियन की उस बदतर मौत को जो विंग ने उसे दी थी। उसको लगभग 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में पिछले क्या उन लोगों के बीच क्या हुआ था, ये कभी वो फिर से कांटेक्ट में नहीं आया है। विंग वो उसकी टीम कभी भी वांग जी और शिचेन के कांटेक्ट में नहीं आए, ना ही शिचेन और जो वांग जी थे वो उसके कांटेक्ट में आया। हालांकि चेंग विंग के कांटेक्ट में था क्योंकि वो फैमिली थे। चेंग विंग को अपना छोटा भाई माना करता था तो ये लोग अपने कांटेक्ट में थे। लेकिन
ये दोनों जो लेन ब्रदर्स थे वो इतने कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन पिछले 6 महीने से वांग जी और ज़्यादा विजिट हो चुका था और ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। वो जितना कोल्ड पहले था वो उससे कई गुना कोल्ड ज़्यादा कोल्ड हो चुका था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, विंग जो वांग जी था वो किसी के साथ खुलना नहीं चाहता था। एक पर्सन के साथ उसने प्यार किया, एक पर्सन को उसने अपना दिल दिया, एक पर्सन को उसने अपने इमोशंस दिए, लेकिन ये वांग जी की तरफ से तो फेल नहीं थी, क्योंकि वांग जी ने तो विंग से प्यार किया था। और कहीं ना कहीं वांग जी समझता है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता, शायद विंग नॉर्मल बॉडीगार्ड के रूप में अगर यहाँ पर आया होता तो विंग उससे प्यार कर लेता, विंग उसके प्यार को समझता। लेकिन वांग जी विंग को फोर्स नहीं कर सकता था कि वो उससे प्यार ही करे। और जब अब उसे पता चल गया था कि विंग की इंगेजमेंट हो चुकी है, तो ये तो वांग जी के लिए और ज़्यादा दिल टूटने वाली बात थी। लेकिन वांग जी ने कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं किया, उसने कभी विंग से प्यार करने का अफसोस नहीं किया। लेकिन दिन ब दिन वो और ज़्यादा कोल्ड रहने लगा। दुनिया जो वांग जी को पहले आइसक्रीम्स कहा करती थी, अब तो वांग जी इतना कोल्ड हो चुका था कि वांग जी के फेस पर क्या चल रहा है, वांग जी के दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है, कोई इतना सा अंदाजा नहीं लगा सकता था। शिचेन जो वांग जी को ओपन बुक की तरह पढ़ पाता था, अब वो भी वांग जी को पढ़ ही नहीं पाता था। और 6 महीने हो चुके थे जब वांग जी ने खुद को काम में ऐसे झोंक दिया था कि जैसे अगला दिन ही ना हो। वांग जी अब ज़्यादा काम करने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स में जाने लगा था। सुबह जल्दी चला जाता, रात को बहुत ज़्यादा लेट आता, और आता तो भी उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, क्योंकि वो रात के 12-1 बजे तक आता था और सुबह 5-6 बजे वापस निकल जाता था। उस शिशन को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए पिछले कुछ महीनों से वो वांग जी के लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रहा था। ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग थी। अपनी मीटिंग्स सेट कर कुछ टाइम के लिए उन अनोइंग लड़कियों उन लड़कों के पास आना वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। लेकिन वांग जी जानता था कि उसका भाई उसकी फ़िक्र करता है, इसीलिए वो इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकता था। वो देख देख सकता है कि शिशेन उसकी कितनी फ़िक्र करता है, और उसकी फ़िक्र करने के चक्कर में वो खुद की हेल्थ ख़राब कर रहा है, और वांग जी नहीं चाहता, तो इसीलिए वो चला जाता है। और आज की तरह हमेशा की तरह वांग जी एक प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके पास उसकी जो डेट थी, जिसके साथ आज वो आया था, वो भी बैठी हुई थी। और या फिर कहें कि बैठी कम थी और वांग जी को टच करने की कोशिश ज़्यादा कर रही थी। वांग जी जितना हो सके उस लड़के से दूर रह रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा वांग जी किसी का टच को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब वो चाहे नॉवल में हो या फिर रियल में हो, वांग जी को किसी का टच नहीं पसंद है। इसलिए वो उस लड़की से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की शेमलेसली वांग जी की थाइस को टच कर रही थी, कभी कभी उसके चेस्ट पर हाथ रख रही थी, कभी उसके शोल्डर को सेंसुअली टच कर रही थी। और ये सब वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। लड़की ने फिर से थोड़ा मूव करने की कोशिश की, उसने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के पास लाने की कोशिश की। और बस ये एक लास्ट थ्रेड था, लास्ट ही था जो कि वांग जी ने पेशेंस अपने पास बचा कर रखा था। उसने तुरंत उस लड़की को धक्का दिया। वांग जी एक बॉय है, तो वो एक गर्ल को हर्ट नहीं करना चाहता था, नहीं तो अगर इस लड़की की जगह कोई और होता तो उसकी हालत अभी वांग जी क्या करता ये लड़की सोच भी नहीं सकती। लेकिन वांग जी की आंखों में जो गुस्सा था, जो ठंड, जो कोल्डनेस थी, यही देखकर वो लड़की इतना डर चुकी थी कि वो अपनी जगह से अब हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी। और वांग जी बस वहाँ से निकल चुका था, और तुरंत वो अपने घर के लिए निकल चुका था। और इतने दिनों में, इतने महीनों में पहली बार था जब वांग जी इतना जल्दी घर जा रहा था। जब वो घर गया, उसने देखा कि शिचेन और चेंग लिविंग रूम में ही बैठे हुए हैं। शिचेन ने जैसे ही वांग जी को देखा, वो खड़ा और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी दीदी, तुम इतनी जल्दी? अच्छा है तुम आ गए। वैसे तुम्हारी ब्लाइंड डेट के साथ क्या हुआ, मतलब उस लड़के के साथ क्या तुम्हें वो पसंद आई? ये सुनकर वांग जी शिचेन की तरफ देखा, उसके पास आया और उसने अपनी काम वॉइस में रिप्लाई किया, गा मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत फिक्र करते हो और इस चीज़ का मैं सम्मान भी करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद कर दीजिए। मुझे नहीं अच्छा लगता उन लड़कियों के बीच बैठना, मुझे नहीं अच्छा लगता जिस तरह से वो लोग मुझे देखते हैं या फिर जिस तरह से वो बातें करते हैं। मुझे उन्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। उन्हें बस मेरी वेल्थ चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग अच्छे होते हैं, मुझे उन लोगों को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है गा। आप जानते हैं मेरी फीलिंग्स बस एक ही पर्सन के लिए थी और उम्र भर उसी पर्सन के लिए होगी। प्लीज़ आप मेरे लिए परेशान होना बंद कर दीजिए। इस पर शिचेन ने वांग जी की तरफ देखा और उसके चीक्स को सहलाते हुए कहा,
कैसे मैं परेशान ना हूँ डैडी। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने अपनी हेल्थ कितनी ख़राब कर ली है। तुम ठीक से सोते नहीं हो, तुम ठीक से खाते नहीं हो, ना ही तुम ना हमसे ठीक से बात करते हो। तुम जिंगे के साथ भी अब उतना टाइम नहीं बिताते जितना तुम पहले बिताया करते थे। मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे देखूँ वांग जी? तुम ही मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक पार्टनर हो जिसके साथ तुम शेयर कर सको, तुम उसके साथ कुछ भी शेयर कर सको, वो तुमसे प्यार करे, वो तुम्हारी केयर करे। मैं कहाँ गलत हूँ? ये सुनकर वांग जी ने शीशे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए एडमायरेशन था और प्यार था जो आज और बढ़ गया था। वांग जी ने शीशे की तरफ देखा और कहा, गा मैं अकेला नहीं हूँ, और आपको किसने कहा कि मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत है जो मेरा ध्यान रख सके? मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मेरी शादी भी करवा दोगे तो भी एक लवलेस मैरिज होगी। इसमें सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आप उस पर्सन की भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे जिससे आप मेरी शादी करोगे, क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैंने बस एक ही पर्सन से प्यार किया था, और खैर जाने दीजिए। और रही बात मेरे जीने की, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको तकलीफ़ दी या फिर आपको ऐसा लगा कि मैं अपना ख्याल नहीं रख रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस आज से मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। आप लोगों को जो भी होगा आप लोगों को बताऊँगा, और मेरे नेफ्यू के साथ भी उतना ही टाइम बिताऊँगा जितना मैं पहले बिताया करता था। और रही बात मेरे जीने की, तो मैंने इतने सालों में एनफ मेमोरीज़ बना ली हैं। वो मेमोरीज़ मेरे लिए काफ़ी हैं जो मैंने विंग के साथ बनाई थी। मैं उन मेमोरीज़ के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता दूँगा। और लेकिन ये दिल बस एक ही इंसान के लिए धड़केगा, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो आई एम सॉरी गा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। ये बोलते हुए वांग जी की आंखों में आंसू थे, और कहीं न कहीं शीशेन समझ पा रहा था कि कितना मुश्किल है वांग जी के लिए ये सब बोलना, फिर से विंग को याद करना। विंग को वांग जी अगर सामने कहे तो वांग जी जो है सामने दिखाता है कि वो विंग को भूलता जा रहा है, लेकिन शिचेन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वांग जी कुछ नहीं भूला। वांग जी को अभी भी वो सब याद है, और हर रात, हर दिन, हर पल, हर सेकंड वो चीज़ें वांग जी को याद रहती हैं। यही सोच कर शिचेन ने बस हक कर लिया वांग जी को, और वांग जी की आंखों से वो आंसू निकल गए जो उसने कितने ही दिनों से बस दबा कर रखे थे। ये मोमेंट उन दोनों ब्रदर्स का था, और चेंग भी अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। उसने वांग जी से छोटा है, लेकिन फिर भी चेंग ने वांग जी की हमेशा रिस्पेक्ट की है, क्योंकि वांग जी पर्सन ही ऐसा है। वांग जी जितना एलिगेंट, इतना प्योर और इतना ट्रस्टवर्थी, या फिर कहें कि इतना सच्चा इंसान उसने आज दिन तक नहीं देखा। और अब जब वो ये सब देख रहा है तो उसे खुशी भी हो रही है कि प्यार को वांग जी से ज़्यादा क्या कोई समझ पाएगा। चेंग ने आज से पहले वांग जी से इंसान नहीं देखा जो अपने प्यार को समझ पाए, क्योंकि आज की दुनिया में अगर लोगों को प्यार नहीं मिलता तो लोगों के लिए ये हो जाता है कि सामने वाले ने उसे धोखा दिया है, या फिर अगर सामने वाला मुझसे प्यार नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर उसमें ऐसी कमी क्यों है, कमी क्या है। सामने वाला अगर उसका नहीं हो सकता तो सामने वाला किसी का नहीं हो सकता, सामने वाला सिर्फ उसी का है। तो ये मेंटलिटी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, और आज के ज़माने में वांग जी अपने प्यार को जाने दे रहा है किसी और के लिए। तो ये बात अपने में ही बहुत ग्रेट थी, और चेंग इसके लिए खुश भी था। वही दूसरी तरफ वो लोग अपने इस फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज़ सुनाई दी, और यह आवाज़ सुनते ही सभी लोगों ने डोर की तरफ देखा, जहाँ पर चेंग की फैमिली, मैडम यू, चैंग फेंग में, साथ ही विभूषण, उसके साथ उसकी हुड भी फियोंसे या फिर उसकी फ्यूचर फियोंसे, फ्यूचर वाइफ खड़ी हुई थी। उसके साथ शोएंग और शाओ चेन भी थे वहीं पर ही। और ये देखकर चेंग अब एक पल के लिए स्टिफ हो गया। कई लोगों ने वो सारी बातें सुन ली जो वांग जी ने कही थी, और जब उन दोनों लेन ब्रदर्स ने भी गला साफ करने की आवाज़ सुनी तो उन लोगों ने भी डोर की तरफ देखा, और एक पल के लिए वांग जी अपनी जगह पर स्टिफ हो गया जब उसने विंग और उस लड़की को देखा। बस एक पल के लिए विंग और उसकी आंखें मिली थी, और अगले ही पल वांग ने अपनी नज़रें हटा ली। वहीं दूसरी तरफ चेंग ने जब देखा कि जो माहौल था वो बहुत ऑकवर्ड हो रहा था, तो इसीलिए वो अपनी माँ और बाबा को लेने के लिए चला गया। वहीं वांग जी तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि अभी वो जिस हालत में था वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता। वो सभी लोग अब बैठ चुके थे। मैडम यू जिंगे जो था वो मैडम यू के साथ ही था, और आज वो अपने नानी के घर से अपने खुद के घर वापस आ चुका था। इसीलिए घर में एक खुशी का माहौल था। मैडम यू और फेंग म्यान भी
चेंग से बातें कर रहे थे, वहीं विंग चुपचाप बैठा हुआ था। शुयेंग और शा चेन की भी जो दोस्ती थी वो एक दूसरे से हो रही थी। और लगभग आधे घंटे बाद वांग जी भी आ चुका था। उसने जो बिजनेस सूट पहन रखा था, अब उसने एक नॉर्मल सी वाइट शर्ट पहन रखी थी और अपने पजामास पहन रखे थे। उसने शायद शावर लिया था, तो उसने अपने फेस को भी साफ कर लिया था। अब उसकी आंखों से तो लग रहा था कि वो रोया था, लेकिन अब उसके गाल पे जो निशान थे आंसुओं के, वो नहीं थे। उसके बाद वांग जी भी आकर वहाँ पर बैठ गया। उसने मैडम यू और जैंग फिंग मैन को ग्रेट किया। इन तीनों का रिश्ता शुरू से ही अच्छा है। कहीं ना कहीं वांग जी को मैडम यू में एक मदर वाली वार्मथ मिलती है। इनका जो कनेक्शन है या फिर कहीं का इंटरेक्शन है, एक दूसरे के सामने आना मिलना, ये बहुत कम ही होता है। ये ऐसी पार्टियों में या गेट टुगेदरिंग्स में ही होता है ज़्यादातर। वांग जी का इनका मिलना नहीं होता। शिचेन तो कई बार चेंग कई बार जाया जाता है, क्योंकि उसे झींगे को छोड़ना होता है, लाना होता है, या फिर कभी चेंग भी चला जाता है तो शिचेन उसे लेने भी चला जाता है। तो उन दोनों मैडम यू और फेंग मियान के और उन दोनों के बीच तो अच्छा सा रिश्ता है, लेकिन वांग जी अच्छे से घुल मिल नहीं पाता है किसी के साथ, और ये मैडम यू कहीं ना कहीं जानती है। इसलिए वो वांग जी से हमेशा पेशेंस के साथ और अपने वर्ड्स को लेकर ही बात करती है कि उसे कैसे वांग जी से बात करनी है। सभी लोग बैठे हुए थे, तभी शिचेन जियांगफिंग मैंने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, तो शिचेन और चेंग, मैं तुम लोगों से आज एक बात करने आया हूँ। ये सुनकर चेंग ने फेंग मैन की तरफ देखा। फेंग मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अब मैं ओल्ड हो रहा हूँ, हमारी कंपनी भी अब चाइना की नंबर 1 कंपनी है। हालांकि पहले लिंगफे मिली थी, और वो अभी भी रहेगी। वांग जी हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि उसमें टैलेंट है। जब मेरा वक्त था, जब मैं वांग जी की उम्र का था, तब मैं भी ऐसे ही था, और तब मेरी कंपनी भी सक्सेसफुल थी। लेकिन अब ये कंधे ये जिम्मेदारी और नहीं संभाल सकते। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। अब तुम एक वकील हो, तो तुम्हें शुरू से ही बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। शिचेन खुद एक डॉक्टर है, तो उसे भी मुझे लगता है कि बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट होगा। रही बात वांग जी की, तो वांग जी के पास अपना ही बहुत बड़ा एम्पायर है। उसे वो सब भी सेटल करना होगा जो चिरेन पीछे छोड़ कर गया है। इसीलिए वांग जी के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑलरेडी है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब हमारी कंपनी का सीईओ चेंज कर रहा हूँ, और वो सीईओ मैं उस इंसान को बनाऊंगा जिसको तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनकर चेंग ने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, कौन फादर, आप किसे सीईओ बनाना चाहते हो? रही बात मुझे कंपनी देने की, तो आपने सही कहा, मुझे इन बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी जो जॉब है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और शिचिन भी इस फील्ड में नहीं जाना चाहता। ये सुनकर फेंग मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने अपनी विल तैयार कर ली है। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, लेकिन अभी जो मैं सीईओ बना रहा हूँ, और सीईओ विंग बनेगा। विंग अब से हमारे साथ ही रहेगा, और 2 दिन बाद हम इसे नेक्स्ट सीईओ अनाउंस कर देंगे, और उसी दिन हम विंग और जेंग जिंगे की जो इंगेजमेंट है उसे ऑफिशियल कर देंगे, और दोबारा हम सबके सामने उन दोनों की इंगेजमेंट करवा देंगे। यह सुनकर वांग जी जो ये सब सुन रहा था, उसकी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई, और शिचेन और चेंग भी एक पल के लिए थोड़े से स्टिफ हुए थे, लेकिन फिर वो भी नॉर्मल हो गए, और उन्होंने फेंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, जैसा आप लोग सही समझे, और वैसे भी मुझे विंग पर पूरा भरोसा है। फेंग मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। जब विंग के फादर की डेथ हुई थी और कॉरपोरेशन बैंकरप्टी की हालत में चला गया था, तब मैंने उस बचे हुए कॉरपोरेशन को संभाला था, और मैं साथ ही उसको लेकर चल रहा था। इस बात का पता मैंने किसी को नहीं चलने दिया, क्योंकि अगर चेन को इस बात का पता चलता तो वो मुझे और उस कंपनी को बर्बाद करने का भी कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए मैंने इस बात को सामने नहीं आने दिया कि वी कॉरपोरेशन को मैं संभाल रहा हूँ। अब जब वो कॉरपोरेशन इतनी बड़ी हो चुकी है, तो इसको अब उसके रियल ओनर को देने का वक्त आ चुका है, और वो रियल ओनर विंग है। तो मैं ये प्रॉपर्टी विंग को ही दूंगा, और अब मैं आराम करूँगा, ये प्रॉपर्टी विंग ही संभालेगा। ये सुनकर चेंग के फेस पर स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ जो अभी विंग की मुट्ठी में रही थी, उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर इतनी तेज़ थी कि अगर और ज़्यादा उसने ज़ोर लगाया तो वो जो फ़ोन है वो ज़रूर भी टूट जाएगा। और हाउ शान शुएंग और जियांग जिंगे ये सब देख रही थी। वो वांग जी को भी टाइम टू टाइम देख रही थी, और कहीं ना कहीं विंग को भी टाइम टू टाइम देख रही थी।
उसके बाद चेंग जब सारी बातें हो गई, फेंग मैन ने उन्हें बता दिया कि पार्टी कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, अरेंज कौन करेगा। तो ये सब बताने के बाद जब वो जा रहे थे तो चेंग ने कहा कि उन्हें डिनर कर लेना चाहिए, डिनर करके वो जा सकते हैं, वैसे अब डिनर का टाइम हो चुका है। इसलिए वो सारी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी। इस बीच में ना तो वीइंग ने कभी, ना तो वांग जी ने वीइंग से बात करने की कोशिश की और ना ही उसने वीइंग की तरफ देखने की कोशिश की। ये 2 दिन पलक झपकने की तरह ही बीत चुके थे और आज वो पार्टी थी। ये पार्टी एक लेविश हॉल में की जा रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। फेंग म्यान बहुत पुराने खिलाड़ी है बिजनेस वर्ल्ड में, तो बहुत सारे उसके दोस्त हैं, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आए थे। कुछ लोग जो नए थे वो अपने बिजनेस को मर्ज करने वहाँ पर आए थे। जो जेंग जिंग के जो पेरेंट्स थे, उसके फादर तो अब नहीं रहे थे, बस उसकी माँ थी तो मैं आई थी, और शुएंग हाउ शुआन और सब थे ही। सभी लोग अपनी बातों में मग्न थे या फिर बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे। फेंग मैन भी विंग को अपने बिजनेस पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवा रहा था क्योंकि आगे उसे उन्हीं के साथ काम करना है। यही सब बातें चल रही थी। वहीं वांग जी उसी पार्टी में एक टेबल कॉर्नर पर बैठा हुआ था। उसके पास कोई नहीं था क्योंकि वांग जी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास जाने से ही कोई डरता है। वांग जी बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे अपने शोल्डर पर टैप फील हुआ और ये फील होने के साथ ही उसने ऊपर की तरफ देखा। तो उसके ऊपर की तरफ देखने के साथ ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, जिशु का आप यहाँ? ये सुनकर सामने वाले पर्सन जिसका नाम जाओ जिशु था, उसके फेस पर स्माइल आ गया और अगले ही पल वांग जी ने जिशु को बस हक कर लिया और जिशु ने भी वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने जब हक को ब्रेक किया तो उसने जिशु की तरफ देखते हुए कहा, जिशु का आप यहाँ, लेकिन आप तो दूसरी टाउन में थे ना, और आपने मना किया था कि आप यहाँ नहीं आओगे, तो आप यहाँ अचानक कैसे? ये सुनकर जिशु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिचेन ने मुझे कॉल किया था तो मुझे आना ही था। उन्होंने कहा था कि ये जो गेट टुगेदर है वो बहुत बड़ा है, उसने मुझे बुलाया था। वैसे भी मैं यहाँ कुछ काम से आया था, तो जब शिचेन का कॉल आया था तब मैं यही था तो मैं आ गया। ये सुनकर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ये बहुत अच्छा किया। ये बोलकर वो दोनों बैठ चुके थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर जिशु ने अभी भी वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था और वांग जी से ऐसे ही बातें कर रहा था और वांग जी भी मुस्कुरा रहा था, कभी कभी ब्लश कर रहा था। और ये जो चीज़ें थी, एक पर्सन डेडली ग्रे के साथ देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और वो टाइम टाइम पर टाइट होता जा रहा था और एक टाइम पर तो इतना टाइट हो गया कि वो जो ग्लास था वो पूरी तरह से उसके ही हाथ में टूट चुका था और उसका पूरा हाथ इंजर्ड हो चुका था। लेकिन जिससे उस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस एक टक वांग और जिशु को देख रहा था। अब आधे घंटे के बाद फेंग म्यान जो थे वो अब उस पार्टी के सेंटर में आ चुके थे और उनको अनाउंसमेंट करी नहीं थी, तो उन्होंने माइक लिया और उसने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप कि आप सब पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे इनविटेशन पर यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब मैं अपनी कंपनी का नया CEO अनाउंस करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि आप लोग भी मेरी खुशी में शामिल हो। तो आज से लोटस कंपनी का जो नया CEO होगा वो विभूषण होगा, मेरा दूसरा बेटा। ये सुनकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि सभी को पता था कि जियांग फेंग मैन का इकलौता बेटा जियांग चेंग था। तो ये विभूषण कौन है? एंड एक सेकेंड, ये तो जियांग नहीं है, विभूषण। क्या ये वी फैमिली से बिलोंग करता है? क्या ये 20 साल पहले उस फैमिली से ही बिलोंग करता है? बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फेंग मैन ने उन लोगों को बस इग्नोर किया और उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, एक और खुशखबरी है जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। आज मेरा दूसरा बेटा सिर्फ CEO ही नहीं बन रहा, बल्कि आज उसकी इंगेजमेंट भी होने जा रही है। और उसकी इंगेजमेंट होने जा रही है ये बोलकर वो जेंग जिंगे का नाम लेने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जिंगे ने जो है फेंग मैन को आकर रोक दिया और उसने कहा, अंकल प्लीज़ मुझे बात कर, ये चीज़ मैं अनाउंस करूँ? ये सुनकर फेंग मैन ने जिंगे की तरफ देखा और फिर वो बस मुस्कुराया और वो हट चुका था। उसके बाद जिंगे ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मेरा दोस्त विभूषण इस लोटस कंपनी का नया CEO बना है और आप सब इस चीज़ को जानने के लिए भी क्यूरियस होंगे कि अगर उसकी इंगेजमेंट होने किससे वाली है। तो
मेरे फ्रेंड या फिर कहे मेरे फ्रेंड की जो एंगेजमेंट है वो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन लेन वांगजी के साथ होने वाली है। ये बोलकर उसने वांगजी की तरफ देखा, जो कि ये सब सुन रहा था, जिसकी मुट्ठियाँ तो बिछ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखकर इस चीज़ को सुन रहा था। लेकिन जैसे ही जिंगी ने उसका नाम लिया और वो पूरी स्पॉटलाइट उसकी तरफ चली गई, एक पल के लिए वो अपनी जगह पर स्टंट रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और वही मीडिया खुद कंफ्यूज थी, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है। उन्होंने विभूषण और लेनवांग जी को कभी साथ नहीं देखा, ना ही उन्हें ये पता था कि लेनवांग जी किसी रिलेशनशिप में भी हैं, क्योंकि वांग जी चाइना का नंबर 1 बैचलर है, हॉट प्रिंस है चाइना का। एंड वांग जी अचानक कैसे शादी कर रहा है, ये तो बात पचाने के लायक थी ही नहीं। लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे। वही जिंगे जो मुस्कुराहट के साथ वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी जो अपनी नज़रों को घुमाकर जिंगे की तरफ देखता है, और ये पहली बार था जब उसने जिंगे की तरफ ध्यान से देखा था। जिंगे ही मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में कोई भी पेन नहीं था, कोई भी हर्ट नहीं था कि वो ये बोल रही हैं। और ये वांग जी के लिए सच में बहुत कन्फ्यूजन था। और इससे पहले कि वांग जी का दिमाग थोड़ा सा फटने से बच ही रहा था, उसे अपने सामने एक हाथ महसूस हुआ जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। और ये हाथ महसूस होने के साथ ही वांग ने सामने देखा तो वहाँ पर विंग था, जो एक ऐसे फेस के साथ उसे देख रहा था। उस फेस को वांग जी ने पहले कई बार देखा है, लेकिन वांग जी पढ़ नहीं पा रहा है कि आखिर अब की बार विंग ने फेस बनाया क्यों है। विंग ने फर्मली वांग जी के हाथ को पकड़ा और वो उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगा। वही वांग जी अपने हाथ को चुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो शायद समझ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन वांग जी नहीं होने देना चाहता। वांग जी ने जो किया है वो रिपीट वांग जी नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विंग की पकड़ उसके हाथ पर इतनी टाइट थी कि वांग जी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर मीडिया है, अगर वांग जी ने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। इसी और विंग आज सीईओ बनाए तो विंग के लिए कोई भी स्कैंडल खड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है बात एक बार मीडिया में चली गई तो वो हर जगह फैल जाती है और फिर उसको काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। फाइनली विंग जो था वांग को स्टेज पर ले जा चुका था, और जिंगे जो थी वो 2 रिंग बॉक्स लेकर आया। उसने एक को वांग के हाथ में दिया और एक को विंग के हाथ में दिया, और वो क्लैप कर रही थी। और सभी लोग भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे और वो भी उस कपल की तरफ देख रहे थे। और वांग जी भी इनकी तरफ अब देख रहा था और घूर कर देख रहा था, जैसे वो उसे मना कर रहा हो कि ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं क्यों कर रहा है विंग ये सब। लेकिन विंग ने वांग जी की एक भी बात नहीं सुनी। उसने बस वांग जी के हाथ को पकड़ा और उस रिंग को उसके फिंगर में बस स्लाइड कर दिया। और ये वांग जी के लिए कन्फ्यूजन था, उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसके बाद विंग ने अपने हाथ को भी आगे किया, वांग जी के हाथ को पकड़ा तो उसकी रिंग को अपने हाथ में डाल दिया। और फाइनली उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, ऐसी दुनिया को लग रही थी। एंड सभी लोग क्लैप कर रहे थे, एक एक करके सभी लोग उस कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन भी देने लगे। वही वांग जी, जिसका दिमाग अभी भी खराब था, अभी भी फटा जा रहा था, अब वो और ज़्यादा नहीं ले सकता, इसलिए उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे खींच कर बस उस पार्टी से बाहर ले गया। वो वांग जी को एक एले में ले गया जहाँ पर कोई नहीं था, और उसने विंग को वही वॉल पर पुश किया। उसकी तरफ देखते हुए कहा, विभूषण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ये बस एक फॉर्मेलिटी थी जो तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ के साथ कंप्लीट करनी थी, तुमने क्या किया है? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या किया है? मैंने बस तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो एंगेजमेंट, तुम्हारी एंगेजमेंट जेंग जिंगे के साथ ऑलरेडी हो चुकी थी, तो तुम उससे एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? एक सेकेंड, मुझे सब समझ में आ रहा है। उसने उसने भी वही किया जो मैंने किया था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मैंने तुम्हें अपने प्यार को चूज़ करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें उसके साथ आज़ाद छोड़ दिया था, और वो भी यही कर रही हैं। पर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है विंग, ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। अगर वो ऐसा कर रही है तो तुम उसे ऐसा करने कैसे दे सकते हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने भी तो ये किया था, तब तो तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें रोकूं, और अब जब वो ये कर रही है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि इसमें फ़र्क है। उसमें मेरा प्यार वन साइडेड था, लेकिन इसमें तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और वे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। विंग प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना जीना सीख रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारे बिना जी रहा हूँ और आगे भी जी लूँगा।
तुम दोनों को मेरे लिए कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की भी पिटी नहीं लेना चाहता, किसी की दया नहीं लेना चाहता, ना ही मैं किसी के सेक्रीफाइस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वो मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं। अगर मैं अभी तुमसे एंगेजमेंट कर भी लूँगा, मैं खुश भी हो लूँगा कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, तो मैं पूरी लाइफ ही नहीं भूल पाऊँगा कि तुमको जिंगे ने मुझे दान दिया है, और मैं ये नहीं चाहता। प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मैं ये नहीं चाहता। मैं वो सब रिपीट मत करो जो मैंने किया था। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, और पहली बार था जब विंग वांग जी को टच कर रहा था। उसने उसके शोल्डर को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सेम नहीं है वांग जी, ये अलग है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कहाँ डिफरेंस है? उसने भी वही किया जो मैंने किया था। तुम उससे प्यार करते थे, वो तुमसे प्यार करते थे, इसलिए मैंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया था, और वो भी तो यही कर रही है। इसमें फ़र्क कहाँ है? यह सुनकर वियेंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, इसमें फ़र्क है। तुमने सेक्रीफाइस किया था ये सोचकर कि मैं जिंगे के साथ खुश हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़र्क है, क्योंकि उसमें सिर्फ वन साइडेड लव था। उसमें मुझे लगा था कि जिंगे मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं, उसमें ना तो वो मुझसे प्यार करती थी और ना ही मैंने कभी उससे प्यार किया था। लेकिन अब डिफरेंट है, जब वो ये सब कर रही है तो इसमें तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फॉर गॉड डैम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी शांत हो गया। पूरी तरह से वांग जी की बॉडी से नम पड़ गई, और वो विंग की तरफ देखने लगा। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, इतने सालों से मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार देखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, मुझे कभी दिखा ही नहीं, मुझे कभी थोड़ा सा अट्रैक्शन तक नहीं दिखा विंग। तो तुम अभी ये अचानक कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? प्लीज़ खेल खेलना बंद करो, मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। मैं खुश हूँ, मैं जी लूँगा। प्लीज़ मेरे लिए किसी की भी खुशी सेक्रीफाइस करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, किसी की खुशी सेक्रीफाइस नहीं हो रही है लंजा, किसी की नहीं। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिंगे से प्यार करता था इसलिए मैंने एंगेजमेंट की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी एंगेजमेंट तब हुई थी जब हम दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे। हमारी एंगेजमेंट तब हुई थी जब मैं यहाँ आने वाला था, तब जब मैं अपना मिशन स्टार्ट करने वाला था। उस वक्त जिंगे के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उन्हें जिंगे की फ्यूचर की फ़िक्र थी, और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, और उन्हें लगता था कि मैं जिंगे से प्यार करता हूँ और जिंगे भी मेरे साथ कंफर्टेबल है, वो भी मुझसे प्यार करती है, क्योंकि बचपन से ही मैं जिंगे के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। हम दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैंने जिंगे को अपनी छोटी बहन, या फिर यह कहूँ कि मैंने उसे अपनी दोस्त के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं समझा। मैंने हमेशा उसे अपना दोस्त माना है, जिसके साथ मैं अपनी खुशियाँ शेयर कर सकता हूँ, जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं रो सकता हूँ, जिससे मैं अपने साथ ये वरी बता सकता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी खुशियाँ, अपने गम सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जिंगे को कभी उस तरीके से नहीं देखा। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि मैं जिंगे को कभी उस तरीके से प्यार कर पाऊँगा। लेकिन उस वक्त मैं बंधा हुआ था। अंकल और आंट ने मुझे बचपन से पाला था, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था। तो उस वक्त मैं बंधा हुआ था, मैं इस एंगेजमेंट के लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उनकी आंखों में भरोसा देख सकता था, और मुझे बस यही एक तरीका लग रहा था उनका सेक्रीफाइस, उनके कर्ज को उतारने का जो बचपन से उन्होंने मेरे ऊपर किया था। लेकिन मैं कभी जिंगे से प्यार कर ही नहीं पाया, और फिर तुम मेरी लाइफ में आए। तुम जब से मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ तुमने बदल के रखती थी। मेरी उस शांत लाइफ को, मेरी वो लाइफ जो मैं लक्ष्य तय करके आया था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तुमने जो पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। तुम मेरी लाइफ में एक तूफान की तरह आए, और मेरा वो दिल जो कितने सालों से बस जम चुका था, बर्फ़ हो चुका था, तुमने उस बर्फ़ को पिघलाया, और तुम उस दिल में तुमने अपनी जगह बनाई। तुम मुझसे ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे वांग जी कि मैं शुरुआत में ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाता, या फिर तुमसे मैं प्यार कर पाता, और या फिर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शुरू से ही प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन
कैसे मैं तुमसे कैसे प्यार कर लेता जब मैं यहाँ बदला लेने आया था। मैं तुमसे कैसे प्यार कर लेता जब मुझे पता था कि तुम उस इंसान के बेटे हो जिसने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी, जिसने मेरे हंसता खेलता परिवार उजाड़ के रख दिया, जिसने मेरे फादर को मरने पर मजबूर कर दिया। कैसे कैसे मैं उस इंसान से प्यार कर लेता, कैसे मैं अपने दुश्मन के बेटे से प्यार कर लेता। और कैसे जब मुझे लगता था कि तुम और शिचेन में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे लेन चिरेन है, कैसे मैं तुमसे प्यार कर लेता, कैसे मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देता। लेकिन जैसे टाइम बीता मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैं खुद से गुस्सा होता था जब भी मेरा दिल तुम्हें देखकर धड़कता था। मैं खुद से नफरत करने लगा था जब भी तुम्हारी स्माइल देखकर मुझे सुकून मिलता था। तुम्हारे फेस पर पेन देखकर मेरे दिल में पेन होता था। मैं खुद से नफरत करने लगा था कि आखिर मैं कैसे कैसे अपने दुश्मन के बेटे से प्यार कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ रहा, मैंने तुम्हें समझा और मुझे पता चला कि तुम नेंजरन की तरफ बिल्कुल नहीं हो, ना ही तुम्हारा भाई है। और फिर चेंग ने मुझे वो सब बता ही दिया कि तुम प्योर हो, तुम उस तरह नहीं हो, उस तरीके के नहीं हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता था। मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन मैं जिंगई का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जिंगई भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझसे अभी क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, या फिर कहें कि उस कभी लगा था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अभी वो खुद अपने दिल से मुझे आज़ाद कर रही है। उसने कहा कि मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगा और मेरी खुशी तुम में है। और इस 6 महीने में मैं समझ गया हूँ कि मेरी खुशी तुम में है। तो पता भी है पिछला 6 महीने मेरे लिए कितने ज़्यादा बड़े थे। मुझे ऐसा लगा कि ये पिछले 6 महीने मेरे लिए 6 जन्मों की तरह थे। मैंने हर वक्त तुम्हें मिस किया, तुम्हारे उस स्माइल को, तुम्हारे उस हरकतों को, जिस तरह से तुम मेरी केयर करते थे, जिस तरह से तुम मुझे हंसाने के लिए वो एफर्ट किया करते थे, जिस तरह से तुम मुझे सरप्राइज़ दिया करते थे, जिस तरह से मेरे इन कोल्ड आंखों का तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम बस फिर भी मुस्कुराते रहते थे। तुम्हारे विंग पर बस, तुम्हारे फेस पर बस, तुम्हारे होठों पर एक ही नाम रहा करता था, विंग सीन। तुम बस तुमने मुझसे प्यार किया। और 2 दिन पहले तुम्हारे वो बात सुनने के बाद कि तुम मेरी यादों के साथ मेरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, मैं टूट गया था लंजा। मैं कैसे उस इंसान से प्यार ना करूं जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। और मेरा प्यार पिटी मत समझना, मेरे प्यार को दया मत समझना, क्योंकि मेरा प्यार उतना पैशनेट है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा, जो अभी भी उस विंग की तरफ ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाशुआन और जियांग ने भी जब ये सुना तो भी खुद भी शॉक थे। और जिंगई जो अभी भी वांग जब विंग को खींचता वो वहाँ पर लेकर गया था, उस तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शिनचैन तुरंत जिंगई के पास आया और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिंगई तुमने क्या किया और क्यों किया है तुमने ये सब? क्या तुम विंग से प्यार नहीं करती? तुम भी तो वही कर रही हो जो वांग जी ने कहा था। फिर इन सब में वांग जी के सेक्रीफाइस का क्या मतलब हो जाएगा? इसमें तो ऐसा हो जाएगा कि तुमने उसके सेक्रीफाइस का मजाक बनाया है। ये सुनकर जिंगई ने शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कोई मजाक नहीं बनाया है शिनचैन का, मैंने बस 2 लोगों को प्यार करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया है, जो कि मुझे शायद बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। आपको पता है मैंने कभी भी इंगा से उस तरह से प्यार नहीं किया, पर जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब मुझे लगा था कि शायद हाँ मैं विंगा से प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम साथ काम कर रहे थे और मैं उन्हें समझ रही थी, मुझे पता चल गया था कि मैं कभी उन्हें उस तरीके से प्यार कर ही नहीं पाऊँगी। मैं उन्हें अपने एडमायरर की तरह देखती हूँ, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट होता है वैसे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और या मुझे कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा जैसे मुझे उन्हें टच करना है, या फिर जैसे एक रोमांटिक कपल होता है, मुझे कभी वैसी फीलिंग आई नहीं। मैं बस उन्हें दूर से एडमायर करना चाहती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। और पिछले 6 महीने में मैंने देखा है शिनचैन का कि वो कितना टूट चुके थे, उन्होंने क्या कैसा है। अगर मैं उनसे शादी कर भी लेती, क्योंकि ये मेरे फादर की लास्ट विश थी, इस चीज़ को मैं शायद मान भी लेती या फिर इस चीज़ को इग्नोर भी कर देती। वो इंसान मुझे कभी दुखी नहीं करता, वो इंसान कभी मेरे फेस पर आंसू नहीं आने देता, वो हमेशा मेरे फेस पर बस मुस्कुराहट रखता। लेकिन इन सब में उसका क्या, शिनचैन का
वो इंसान रोज़ मरता, रोज़ अपनी उस अधूरी मोहब्बत को याद करता, रोज़ वो वांग जी को याद करता। तो फिर ये हो गया ना कि मैंने तो विंगा को बस कैद करके रखा था। जब मुझे ये पता है कि मैं अभी ये जानती हूँ कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बस एक इंसान से ऑलरेडी प्यार कर चुके हैं, और वो इंसान खुद विंगा से कितना प्यार करता है ये आपने उस दिन देख ही लिया होगा। वो इंसान अपनी पूरी लाइफ बस विंग की यादों के साथ बिताना चाहता है। तो आप सोचिए कि कौन महान है। मैंने मैंने अपने एडमायर को छोड़ा है, मैं महान हूँ या फिर वांग जी महान हैं, जिसने ये जाने बिना कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या फील करते हैं, हम दोनों को बस आज़ाद छोड़ दिया। हम दोनों उसने अपनी आंखों में इतना सा भी जलन नहीं रखी, इतने से भी जेलसी नहीं रखी, या फिर उसे हुई भी होगी, उसे हर्ट हुआ होगा तो उसने हमारे सामने नहीं दिखाया। और एक मैं हूँ जो सही काम कर रही हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि अब मैं खुश हूँ। आपको पता है 6 महीने से मुझे गिल्ट हो रहा था, मैं रातों को सो नहीं पाती थी, लेकिन आज जैसे मैं खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुश हूँ। मैंने आज विंगा को उसके प्यार के लिए आज़ाद कर दिया है। और ये मत सोचना कि मैं हर्ट हूँ, मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हूँ। और एक बात कहूँ आपसे, वैसे मुझे विंगा उस तरीके से कभी पसंद था ही नहीं, मुझे तो कोई और पसंद है। ये सुनकर शिनचैन ने अपनी आंखें बंद कर कर झींगे की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें कोई और पसंद है? ये सुनकर झींगे ने नोट करते हुए कहा, हाँ, वो वैसे तो जब से हम दोनों बड़े होना शुरू हुए हो तब से हम साथ ही हैं, तो कभी मुझे विंगा से अलग किसी और लड़के की तरफ देखने का मौका मिला ही नहीं, इसलिए मैंने उस एडमायरेशन को प्यार समझ लिया। लेकिन पिछले 6 महीने से जब विंगा बिजी थे इस कंपनी के मैटर्स को लेकर, अंकल फेंग मैन उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, तब मेरी मुलाकात एक पर्सन से हुई थी, और शायद मुझसे प्यार भी करती हूँ, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी और ये कंफर्म करूँगी। लेकिन मुझे ये तो कंफर्म है कि मैं विंगा से उस तरीके से प्यार नहीं करती। ये सुनकर शिनचैन ने झींगे की तरफ देखा। उसके फेस पर भी स्माइल थी, कहीं ना कहीं वो भी विंग को देख रही थी और उन्हें वांग जी का भी पता था कि वांग जी विंग से प्यार करता है। वांग जी ज़्यादा कभी विंग से कोई प्यार ही नहीं कर पाएगा। और इन कुछ दिनों में उसे ये भी समझ में आ गया है कि शायद विंग से भी ज़्यादा प्यार वांग जी को कोई कर ही नहीं सकता। वो दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी डेस्टिनी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आए, नफरत लेकर आए, यहाँ तक कि जुदाई तक लेकर आए, सेपरेशन तक लेकर आए। लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, उसे जो करना होता है वो वही होता है। क्या होना है पहले ही लिखा, पहले तय होता है। शायद वो कहावत सच्ची होती है कि जो जोड़े हैं या फिर जो रिश्ते हैं वो ऊपर से बनकर आते हैं, और गॉड ने शायद इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी नफरत, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी वांगजी और विंग के रिश्ते को बनाया है। वहीं दूसरा में हमारा कपल, वांग जी अभी भी विंग की तरफ देख रहा था, और पहली बार उसने विंग की आंखों में आंसू देखे थे, और ये देखकर एक पल के लिए वांग जी शॉक था। और पर अब कहीं ना कहीं वो खुश भी था। वो इतना खुश था कि वो भी डांस करना चाहता था, विंग को टाइटली हक करना चाहता था। लेकिन विंग ने पिछले 6 महीने से उसे जितना हर्ट किया है, वांग जी उसका थोड़ा सा बदला तो लेगा, थोड़ा ही सही बदला तो लेगा। इसलिए उसने विंग की तरफ देखा, जिसकी आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। वांग जी ने आंखें रोल की और साय करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे एक क्राई बेबी मिलेगा। ओ गॉड, अगर मुझे पता होता तो पिछले 6 महीने से मेरे कमरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रहे हैं, मैं किसी को ढूंढ ही लिया था। वैसे भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, या फिर जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बता सकता था। हाँ, मुझे क्या पता था मुझे एक क्राई बेबी मिलेगा। बट कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, मैं जाता हूँ, मैं अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लूँगा। ये बोलकर वो जाने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी विंग ने वांग जी के दोनों शोल्डर को पकड़ा और उसे उसे वॉल पर पुश किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर लेन वांग जी, अगर तुमने आज के बाद किसी और के बारे में मेंशन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तुमने, मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुमने मेरा प्यार देखा है, क्योंकि आज से पहले भी तुमने मेरा गुस्सा ही देखा है। लेकिन अगर तुमने किसी और इंसान की तरफ देखने की कोशिश की तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। ये सुनकर
वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी फेस पर एक स्मित था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, एंड इफ़ आई डेयर मिस्टर वी, व्हाट वुड यू डू? ये सुनने के साथ ही अगले ही पल वांग जी को बस अपने लिप्स विंग के लिप्स के साथ अटैच फील हुए थे और विंग बहुत अग्रेसिवली वांग जी को किस कर रहा था। ये किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। वांग जी ने अपना फर्स्ट किस कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था, लेकिन जिस इंसान के साथ इमेजिन कर किया था वो उसके साथ था, तो बाकी की कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और वांग जी का जो स्मित था वो भी अब बस एक स्माइल में कन्वर्ट हो चुका था। थोड़ी देर तक किस करने के बाद विंग ने अपने फोरहेड को वांग जी के फोरहेड के साथ मिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ अपने प्यार में आज़ादी देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मैं एक बहुत जलिश टाइप पर्सन हूँ वांग जी। मैं अपने प्यार को किसी के साथ नहीं बांट सकता, किसी के साथ भी नहीं। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स पर अपने थंब को फहराया और उसने वांग जी को इतना ब्रूटली किस किया था कि उसने वांग जी के लिप्स पर बैठ किया था, तो वांग जी के लिप्स से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। उसने उस ब्लड को साफ किया और उसी थंब को अपने माउथ में लेकर सक किया और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अगले ही पल वांग जी ने विंग को बस हक कर लिया था, बहुत ज़्यादा टाइटली, क्योंकि उसने इस इंसान को बहुत मिस किया है। फ्लर्टिंग, जेलसी, पॉजिटिवनेस ये एक तरफ है, लेकिन प्यार, कंफर्ट, किसी की बाहें जिन्हें हम अपना घर बोल सके, ये एक अलग ही सुकून देती है। और वांग जी को शायद अपना घर मिल चुका था, जिसके लिए वांग जी ने इतने सेक्रीफाइसेस किए थे, और फाइनली वांग जी को शायद अपने सेक्रीफाइसेस का जो फ्रूट था वो मिल चुका था और आज वो अपने प्यार की बाहों में था। इससे ज़्यादा खुशी की बात वांग जी के लिए हो ही नहीं सकती थी। फिर क्या था, जैसा कि डिसाइड हुआ था कि विंग के सीईओ बनने के साथ ही जब विंग उस कंपनी में स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद वांग जी और विंग की शादी कर दी जाएगी। और वांग जी और विंग की फाइनली शादी तय भी हो चुकी थी। और आज उन दोनों की शादी थी। रही बात जीशू की, जो कि वांग जी के साथ बातें कर रहा था, तो वांग जी और जीशू एक ही कॉलेज में पढ़े थे। जीशू वांग जी का सीनियर था एंड ऑलरेडी ही मैरिड था। यहाँ तक कि उसने उसके एक अडोप्टेड चाइल्ड और था, जिससे विंग जेलस फील कर रहा था। वो इंसान जो वांग जी को घूर कर देख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि विंग ही था, क्योंकि उस वक्त विंग को नहीं पता था ना कि जिंगी उसे वांग जी के पास जाने के लिए छोड़ देगी। लेकिन उस वक्त इसलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता और वांग जी को किसी और के साथ वो देख भी नहीं सकता था। लेकिन अब जब फाइनली वांग जी उसका था, उसके सामने खड़ा था और उसका हस्बैंड बनने वाला था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों ने अपने वोव्स लिए, प्रिस्ट ने उन्हें रिंग पहनाने के लिए कहा और फाइनली वो दोनों हस्बैंड्स थे। पूरी फैमिली ने उन्हें कांग्रेट्स किया। और जब शादी होने के बाद सभी लोग, अब वांग जी और विंग का अपने घर जाने का टाइम था। वांग जी अब विंग के साथ जियांग मैंशन में रहने वाला था एंड अब वो दोनों जो थे चेन और चेंग, वो लेन मैंशन में रहने वाले थे। जब वो लोग जा रहे थे तब वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, तुमने अपने पेरेंट्स को हमने ग्रीट नहीं किया अभी तक। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में वांग जी के लिए जो प्यार था और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी को अभी भी इतने दिनों पहले जो हुआ था वो याद रहे। लेकिन वांग जी खुद अब उसके पेरेंट्स के सामने वो करना चाहता है। ये सोचकर तो विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने इन 6 महीनों में या फिर कहें कि और भी टाइम बीत चुका था, इस बीच में उसने अपने उस वी मेंशन को फिर से खड़ा कर लिया था। जब तक जियांग फेंग म्यान और मैडम यू हैं तब तक वो जियांग मेंशन में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने वी मेंशन में नहीं आ सकते, लेकिन जियांग फेंग म्यान चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें, तो तब जब तक जियांग फेंग म्यान चाहते हैं वो उनके साथ रहेंगे, उसके बाद वो वापस वी मेंशन में आ जाएंगे। लेकिन विंग ने उसी वी मेंशन में ही अपने फादर और मदर का टेबलेट रख रखा था। वो लोग सबसे पहले वी मेंशन में गए थे और विंग ने उसे वही बना दिया था जो वो आज से 20 साल पहले था। उसने अपना वी मेंशन वैसे ही बना दिया था जहाँ उसका थोड़ा ही सही बस बचपन बीता था। उन दोनों ने जियांग यानली नहीं वी यानली एंड वी जिशवान के टेबलेट्स के सामने बो किया और उसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहे। उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब पहले ही आ चुकी थी। नेक्स्ट टाइम में तो वो बस अपने पैशनेट रहे। उन्होंने 1 महीने तक अपना हनीमून एंजॉय किया
उसी भी मेंशन में। और उसके बाद वो फाइनली वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी कंपनी में बिजी हो गए। आखिर दोनों दो दो कंपनियों के सीईओ थे, तो दोनों ही उसी काम में बिजी रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं छोड़ा। एक दिन में वो एक दूसरे को लगभग 2 से 3 बार तो कॉल किया करते थे, या फिर कभी टाइम मिलता तो लंच भी एक साथ ही कर लिया करते थे। शाम को दोनों साथ ही आते, अगर कोई जल्दी आ जाता तो वो दूसरे के लिए डिनर बनाता। सब वैसे तो मैडम यू एंड फेंग मैन भी वही थे, तो सभी के साथ वो डिनर करते और चेंग और शीचेन भी आ जाया करते थे। तो उनकी लाइफ स्मूथली जा रही थी। और जिंगई ने भी उस लड़के को प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद उसने कहा था कि वो उस लड़के से प्यार करती है, और उसने भी उसे एक्सेप्ट कर दिया था। तो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। जिन लोगों ने गलत किया था उनको सज़ा मिल चुकी थी। और यही होता है, जो लोग गलत करें वो खुद को तो ये समझे कि हाँ वो सुपीरियर है, उनका किसी के पास अगर कोई सबूत नहीं है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गॉड सब देखता है, सबको वही मिलता है जो सबने किया हुआ होता है। अगर कोई इंसान गलत करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। वो भले ही टाइम लगे, लेकिन सज़ा मिलती है। तो इसीलिए डोंट क्राइम मत करना। एंड रही बात अपने प्यार वालों की, तो आजकल यही है कि क्योंकि आजकल का जो प्यार है वो पैशनेट है, वो पॉजिटिव है। लेकिन अपने प्यार की रिस्पेक्ट करना, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना, ये प्यार होता है। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैं इस स्टोरी को यही रैप अप करती हूँ। आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। एंड अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो अपनी बातों से तो आई एम सॉरी। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इस एफएम को इतना प्यार दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना। एंड फाइनली मेरे जो बैकग्राउंड में है वो बारिश की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बारिश हो रही है। फाइनली गर्मी से छुटकारा तो मिला, पर पता नहीं कब तक होगी। तब तक जब तक आ रही है तब तक मानसून को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना एंड मेरे चैनल को विजिट करते रहना।